बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 36 मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरी आंखों के सामने वही खौफनाक मंजर उभर आया जब चीफ आंग ने मेरी मां पर इसी तरह खंजर से वार किए थे। किरदार बदल गए थे, मंजर वही था। पामीला की चीखों की आवाज से मैंने आंखें खोल दी। दारा पामीला के पेट पर खंजर की नोक से एक गहरी लकीर खींच रहा था। पामीला ज़िबा होते हुए बकरे की तरह मचल रही थी, लेकिन दारा ने उसे अपने बोझ के नीचे दबा रखा था। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने प्रसाद की तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे फेफड़ों की पूरी कुव्वत से चीखते हुए अपनी जगह से उछला। टाइगर ने फायर खोल दिया। गोली मेरे पहलू के करीब से गुजर गई। इससे पहले कि वो दूसरी गोली चलाता, मेरी किक उसकी ठोड़ी पर नीचे की तरफ लगी। वो चीखता हुआ पीछे उलट गया। रिवाल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। प्रसाद भी अपनी जगह से उछला। उसकी ठोकर दारा के सर पर लगी। दारा उलटकर सोफे से टकराया, लेकिन फौरन ही संभल गया। पामीला कालीन पर तड़प रही थी। उसके जख्मों से खून फवारों की तरह उछल रहा था। शाम के हाथ में रिवाल्वर था। उसने फायर कर दिया। गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। मैं एकदम नीचे गिर गया और फिर ठीक उसी लम्हे एक और फायर हुआ। उसके साथ ही शीशा टूटने की आवाज भी सुनाई दी। ये गोली खिड़की के बाहर से चलाई गई थी, जो शाम के बाजू में लगी थी, और वो भी चीख उठा था। रिवाल्वर उसके हाथ से छूटकर गिर गया। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो मुझे थाईवांग का चेहरा दिखाई दिया। दारा और उसका साथी ये समझे कि महाराज के आदमी आ गए हैं। उन्होंने बैक वक्त रायदारी की तरफ दौड़ लगा दी। मैं और प्रसाद एक ही वक्त में अपनी अपनी जगह से उछले और फिर हम दोनों ने टाइगर ही को गिरफ्त में लिया। मैं टाइगर को छोड़कर रायदारी की तरफ लपका, लेकिन बाहर निकलते हुए दारा ने दरवाजे को धक्का दिया। मेरी पेशानी दरवाजे से टकराई। मैं चीख कर गिर गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उठकर फिर दरवाजे की तरफ लपका। बादावासी में मुझसे दरवाजा भी नहीं खुल सका और जब मैं दरवाजा खोलकर रायदारी में दौड़ता हुआ बाहर आया तो मुझे देर हो चुकी थी। दारा और शांग बाहर खड़ी हुई कार में बैठ चुके थे और कार तेजी से गेट से बाहर निकल रही थी। इसी दौरान में थाईवांग भी दौड़ती हुई सामने आई। दारा का पीछा करना बेकार था। मैं और थाई अंदर आ गए। प्रसाद टाइगर को बुरी तरह रगीद रहा था और वो दूसरी लड़की बेहोश हो चुकी थी। पामीला को देखकर थाईवांग के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। पामीला अब तड़प नहीं रही थी। अब वो एक ही जगह पड़ी थी और उसके जिस्म को हल्के हल्के झटके लग रहे थे। जख्मों से बहने वाला खून उसके जिस्म के नीचे और इर्द गिर्द एक छोटे तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया था। पामीला, आंखें खोलो पामीला। थाईवांग उसके करीब झुककर बोली। पामीला की पलकों को हरकत हुई, मगर उसकी आंखें नहीं खुली। वो जान कुनी की कैफियत में थी। उसके जिस्म को अब भी होले होले झटके लग रहे थे। उसका निचला होंठ और नीचे का गोश्त थोड़ी तक गायब था। नीचे वाले दांत जड़ों तक और मसूड़े वादे नजर आ रहे थे। एक रुखसार कटा हुआ था। सीने के दोनों तरफ गोश्त के कटे हुए लोथड़े और पेट पर नाव तक तकरीबन 6 इंच लंबी और गहरी दरार थी, जिसे अब भी खून उबल रहा था। ऐसी सफाकी का ये मुजाहरा मैंने अपनी आंखों से दूसरी मर्तबा देखा था। और एक बात बहरहाल तय थी कि हम पामीला की कोई मदद नहीं कर सकते थे। अगर उसे जिंदा बचा लिया जाता तो वो मेडिकल साइंस का एक मोइजा ही होता। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। प्रसाद ने टाइगर को फर्श पर ऊंधा लिटाकर घुटने से उसकी कमर को दबा रखा था और उसके गले से टाई निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं तेजी से उसके करीब पहुंच गया। टाइगर का चेहरा फर्श से चंद इंच ऊपर उठा हुआ था। मैंने उसके गले से टाई निकालकर प्रसाद के हवाले कर दी। प्रसाद ने टाइगर के दोनों हाथ पुश्त पर समेटकर टाई से बांध दिए और उठकर उसकी पसलियों पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी और पलटकर पामीला की तरफ देखने लगा। इस वक्त मैंने उसके चेहरे पर अजीब से तासरात देखे थे। वो पामीला के करीब बैठ गया। चलने में उसके चेहरे को देखता रहा। फिर उसने बारी बारी उसकी दोनों आंखें खोलकर देखा और फिर गहरा सांस लेते हुए उठकर खड़ा हो गया। गाड़ी कहाँ है? मैंने थाईवांग की तरफ देखा। वहीं खड़ी है, गली के मोड़ पर, थाई ने कहा। मैंने प्रसाद को इशारा किया। वो तेजी से बाहर दौड़ गया। सिर्फ 5 मिनट बाद पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी और उसके चंद सेकंड बाद प्रसाद अंदर आ गया। उसने टाइगर को बाजुओं से पकड़कर झटका देते हुए उठाया और बाहर ले जाने के लिए उसके कूल्हे पर जोरदार किक लगा दी। इसी दौरान में मैं उस बेहोश लड़की को उठा चुका था। वो होश में आ चुकी थी। उसका जिस्म ओले ओले कांप रहा था और खौफ से चेहरा बिल्कुल सफेद था। वो पामीला की तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। और ये क्या इसे यहीं छोड़ दिया जाए? थाईवांग ने मेरी तरफ देखते हुए पामीला की तरफ इशारा किया। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने जवाब दिया। ये हो सकता है कि बाहर जाकर कहीं से पुलिस को फोन कर दें। पुलिस ने इसे हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया तो वैसे मेरा ख्याल है अब दुनिया की कोई ताकत इसे बचा नहीं सकेगी। थाईवांग चंद में पामीला की तरफ देखती रही और फिर खामोशी से बाहर आ गई। प्रसाद, तुम स्टीयरिंग संभालो, हमें 2 नंबर मकान में जाना है, मैंने कार के करीब पहुंचकर कहा। प्रसाद ने टाइगर को पिछली सीट पर बिठाकर दरवाजा अंदर से लॉक किया। मैंने दूसरी तरफ से पहले उस लड़की को अंदर बिठाया और उसके साथ खुद भी बैठ गया। थाईवांग अगली सीट पर बैठ गई। प्रसाद ने स्टीयरिंग संभाल लिया। कार कोठी से निकलकर जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंची, अगब से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। पुलिस की एक गाड़ी दूसरी तरफ से गली में दाखिल हो रही थी। प्रसाद ने बड़ी फुर्ती से कार दूसरी गली में घुमा दी। कोठी में फायरिंग की आवाजें सुनकर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था और हम बर वक्त वहां से निकल आए थे।
कोस्टा रोड से निकलकर गाड़ी रामाफोर्ड रोड पर आ गई और तेज रफ्तारी से दौड़ने लगी। 1 बजे के लगभग का वक्त था। सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं था, इसलिए प्रसाद को गाड़ी दौड़ाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। ये सीधी सड़क वाट रिमिट और उससे आगे चाइना टाउन की तरफ चली गई। प्रसाद ने वाट रिमिट से पहले बैंकॉक सेंटर के करीब से कार एक और सड़क पर मोड़ ली और हम सूंग वाट रोड से होते हुए चक्रापीठ रोड पर आ गए और फिर किंग रामा 1 स्टैचू वाले चौक से कार बाईं तरफ मुड़ गई। मेमोरियल ब्रिज से दरिया पार करके हम थान बोरी डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो गए। प्रसाद बड़ी महारत से ड्राइविंग कर रहा था। इस बात का अंदेशा भी था कि पुलिस ने कोठी में जख्मी पामेला उसकी लाश देखकर रेडियो ट्रांसमीटर पर इतला नशर कर दी होगी और अगर चेकिंग शुरू हो गई तो हम फंस जाएंगे। लेकिन खैरियत गुजरी, हम किसी हादसे से 2-4 हुए बगैर अपनी मंजिल पर पहुंच गए। प्रसाद ने कार की रफ्तार उस वक्त कम की जब सोए 57 की तरफ मुड़ना था। गली में सन्नाटा था। एक बंगले के सामने उसने गाड़ी रोकी और बड़ी फुर्ती से नीचे उतरकर गेट खोला और फिर कार अंदर ले गया। प्रसाद मशीनी अंदाज में हरकत कर रहा था। हमारे कार से उतरने से पहले वो बाहर का गेट बंद कर आया था। वो बंगला 3 कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरे में तय खाने का रास्ता था। प्रसाद ने फर्श पर बिछे हुए कालीन का कोना हटाकर 4 मुरब्बा फुट का एक तख्ता हटा दिया जिसके नीचे तारीक सीढ़ियां थी। प्रसाद ने दीवार पर लगे हुए स्विच बोर्ड पर एक स्विच ऑन किया। सीढ़ियों पर रोशनी हो गई। सीढ़ियों की इख्तिताम पर चंद फुट चौड़ी लैंडिंग थी और एक आईनी दरवाजा था। प्रसाद ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर बत्ती जला दी। उसके पीछे मैं टाइगर को लेकर अंदर आ गया। तहखाना ज्यादा बड़ा नहीं था। सीलन और नागवार सी भू का एहसास नुमाया था। उस सीलन ही की वजह से दीवारों का पलस्तर भी जगह जगह से उजड़ा हुआ था। इस तहखाने में फर्नीचर नाम की कोई चीज ना थी। फर्श पर भी गर्द जमी हुई थी। हाँ तो मिस्टर टाइगर, तुम कुछ देर यहाँ आराम करो, हम बाद में तुमसे बात करेंगे। प्रसाद ने टाइगर की तरफ देखते हुए कहा और मुझे चलने का इशारा किया। तहखाने का दरवाजा बंद करके हम ऊपर आ गए। तख्ता फर्श पर डालकर कालीन बराबर कर दिया गया। दूसरे कमरे में थाई वांग उस लड़की को रिवाल्वर की जद पर लिया खड़ी थी। वो लड़की एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। खौफ और दहशत से उसकी आंखें फटी पड़ रही थी और उसका जिस्म अब होले होले काम भी रहा था। मेरा ख्याल इस पर रिवाल्वर तानने की जरूरत नहीं। मैंने थाई वांग की तरफ देखते हुए कहा, यह ना तो शोर मचाएगी और ना ही भागने की कोशिश करेगी। ये तो पहले ही नीम मुद्दा है, इसे मजीद दहशत ज़दा करने की जरूरत नहीं। थाई वांग ने रिवाल्वर हटा लिया और एक कुर्सी पर बैठ गई। मैं काफी बनाकर लाता हूँ बास, उसके बाद कोई बात करेंगे। प्रसाद ये कहते हुए कमरे से निकल गया। मैं थाई वांग को उस लड़की के पास छोड़कर घूम फिर कर मकान का जायजा लेने लगा। वो मकान आरास्ता और पैरास्ता था। जरूरत की हर चीज नजर आ रही थी। किचन में एक छोटा फ्रिज भी था। कुछ बर्तन और मोहर बंद खुराक के कई डिब्बे भी नजर आ रहे थे। मैं और दूसरे तीसरे दिन यहाँ का चक्कर लगा लेता था। प्रसाद ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे अंदाजा था कि हमें किसी हंगामी सूरत हाल में पनाह लेनी पड़ेगी इस जगह, इसलिए मैंने जरूरत की हर चीज यहाँ जमा कर रखी है। मैंने पसंदीदगी के अंदाज में सारी लाया। वो काफी तैयार कर चुका था। मैंने अपना मग उठा लिया। प्रसाद ने बाकी मग एक ट्रे में रख लिए और हम किचन से निकलकर कमरे में आ गए। एक मग उस लड़की को भी दिया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने मग सामने छोटी मेज पर रख दिया। तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, मैंने लड़की की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं, काफी पियो, इससे तुम्हें अपने आवाज पर काबू पाने में मदद मिलेगी। हम सब इस वक्त काफी जैसी तलख चीज की जरूरत महसूस कर रहे थे। काफी के चंद घूंट भरने के बाद मैंने अपने आप को कुछ पुरसुकून सा महसूस किया। हकीकत यह है कि दारा की दरिंदगी देखकर मैं अपने हवास पर काबू नहीं रख सका था। अगर थाई वांग बर वक्त मुदाखलत ना करती तो शायद मेरा दिमाग पलट जाता। तुम वहां अचानक कैसे पहुंच गई? मैंने काफी का घूंट लेते हुए सवालिया निगाहों से थाई वांग को देखा। तुम लोगों को गए हुए बहुत देर हो गई, थाई वांग ने कहा। फायर की आवाज सुनाई दी तो मैं चौंके बगैर ना रह सकी। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि तुम दोनों किसी मुसीबत में फंस गए हो। मैंने हैंडबैग में से रिवाल्वर निकाला और कार से उतरकर उस तरफ आने लगी। जिस वक्त मैं टूटे हुए तारों वाले हिस्से से दीवार फांद कर खिड़की के सामने पहुंची तो अंदर का मंदिर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस मोटे ने तुम पर गोली चलाई थी और दूसरा फायर करने का मौका दिए बगैर मैंने उस पर गोली चला दी। अगर मैं वहां ना पहुंचती तो वो तो तुम दोनों को खत्म कर देते। उस वक्त दरपेश सूरत-ए-हाल को देखकर ये कहा जा सकता है कि मेरी मौत यकीनी थी, लेकिन तुमने एक बार फिर मेरी जिंदगी बचाई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उस लड़की की तरफ देखने लगा। तुम बताओ कौन हो तुम? मैं बेगुनाह हूँ, वो लड़की अकलाई, मैं कुछ नहीं जानती। आज ही शाम को शांग के साथ चियांग राय से आई थी। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ आकर किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी। शांग से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने पूछा। कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। मैं चियांग राय के एक नाइट क्लब की रकासा हूँ। रक्स मैंने शौकिया तौर पर सीखा था, लेकिन हालात की मजबूरी मुझे नाइट क्लब तक ले गई। मुझे क्लब में डांस करते हुए भी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। आज से तकरीबन 20 दिन पहले उस नाइट क्लब में शांग से मेरी पहली मुलाकात हुई। वो बहुत जल्द मेरे करीब आ गया। वो चाहता था कि मैं बैंकॉक के किसी बड़े नाइट क्लब में अपने फन का मुजाहरा करूं। उसका कहना था कि जो दौलत और शोहरत मुझे बैंकॉक के किसी बड़े नाइट क्लब में सिर्फ 2-4 दिन में मिल सकती है, वो मैं चियांग राय में रहते हुए जिंदगी भर नहीं कमा सकती। मैं लालच में आ गई। दौलत और शोहरत हर शख्स की ख्वाहिश है। मैंने भी कोई गलत नहीं सोचा
और फिर एक रोज शांग ने बताया कि उसने बैंकॉक के क्लब 26 से बात कर ली है। ये बहुत बड़ा नाइट क्लब है। इसकी शोहरत मैंने चांग राय में भी सुनी थी। मैंने एक शांग से प्रोग्राम बना ली और आज उसके साथ यहाँ पहुंच गई। हमने रॉयल बिंजा होटल में क्याम किया। उस होटल में हमारे लिए एक पहले ही से डबल बेड का लग्जरी रूम बुक था। मैं तो इतने बड़े होटल में क्याम का सोच भी नहीं सकती थी। हम 11 बजे तक होटल के कमरे में रहे। इसी दौरान में शांग बार बार किसी को फोन करता रहा। फिर एक आदमी हमें लेने के लिए पहुंच गया। बाद में उसका नाम मालूम हुआ कि टाइगर। शांग ने मुझे बताया कि हम नाइट क्लब के मालिक से मिलने जा रहे हैं। वो मुझे उस बंगले में ले आया। शांग ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि अगर मैंने क्लब के मालिक को खुश कर दिया तो मुझे कल ही से प्रोग्राम मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उस बंगले में पहुंचकर उनकी बातों से इंकिशाफ हुआ कि शांग हीरोइन की स्मगलिंग के किसी रैकेट का एजेंट है और वो शख्स भी इसी बिजनेस से ताल्लुक रखता है। मुझे बहरहाल इसकी परवाह नहीं थी। नाइट क्लबों की आड़ में ऐसे बिजनेस तो होते ही हैं। मुझे तो अपने काम से काम था। मैं तो बैंकॉक के सबसे बड़े नाइट क्लब में डांस करना चाहती थी। मुझे यकीन था कि सिर्फ एक ही रात प्रोग्राम पेश करके मैं स्टार बन जाऊंगी। टाइगर के बारे में भी मुझे बता दिया गया कि वो बैंकॉक की जेर जमीन दुनिया का बेताज बादशाह है। तमाम छोटे बड़े नाइट क्लब इसके कंट्रोल में है। मुझे उसको भी खुश रखना पड़ेगा। उस बंगले में बैठे अभी यही बातें हो रही थी कि तुम दोनों की मुदाखले से वहां खूनी खेल शुरू हो गया। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं कि असल मामला क्या है। मैं तो एक मामूली रकासा हूँ। मेरा इन मामला से कोई ताल्लुक नहीं। अब मुझे ये भी यकीन हो गया कि शांग मुझे धोखे से यहाँ लाया था। बात करते उसकी आवाज भर्रा गई और थोड़ी देर बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हारा नाम क्या है और चियांग राय में कौन से नाइट क्लब में थी? मैंने पूछा। मेरा नाम नवीता है और मैं वहाँ कंट्री क्लब में थी। मैंने प्रसाद को इशारा किया कि वो टेलीफोन पर मालूम करे कि रॉयल बिंजा होटल में शांग के नाम से कोई कमरा बुक हुआ था या नहीं। प्रसाद उठकर दूसरे कमरे में चला गया जहाँ टेलीफोन रखा हुआ था। उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई। उस होटल में मिस्टर और मिसेज शांग के नाम से डबल बेड लग्जरी रूम बुक है। वहां से ये भी पता चला है कि ये दोनों 11 बजे के लगभग बाहर गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। प्रसाद ने कहा। इस हद तक तो तुम्हारा बयान दुरुस्त है। मैंने नवीता की तरफ देखते हुए कहा। कल दिन में हम चियांग राय से भी इसकी तस्दीक कर लेंगे। मुझे कंट्री क्लब का फोन नंबर मालूम है, अभी तस्दीक कर लो, नवीता जल्दी से बोली। मैंने प्रसाद की तरफ देखा। वो दूसरे कमरे से फोन उठा लाया और उसका प्लग दीवार के सॉकेट में लगा दिया। मैंने नवीता से पूछकर चियांग राय में कंट्री क्लब का नंबर मिलाया। उससे पहले मुझे एरिया कोड 053 मिलाना पड़ा। कंट्री क्लब में रात 2 बजे तक प्रोग्राम चलता था और अभी 2 नहीं बजे थे। मेरी कॉल जल्दी रिसीव कर ली गई। जब मैंने नवीता के बारे में दरियाफ्त किया तो दूसरी तरफ से कहा गया वो आज बैंकॉक जा चुकी है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो सुपरस्टार बनना चाहती है। अब हमारे क्लब से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा। नवीता तुमसे बात करना चाहती है, मैंने कहते हुए रिसीवर नवीता के हाथ में दे दिया। वो तकरीबन 2 मिनट तक रो रो कर फोन पर बात करती रही। फिर मैंने उससे रिसीवर ले लिया। क्या तुम इस आवाज को पहचानते हो? हाँ, ये नवीता है, लेकिन अगर ये बैंकॉक में किसी मुसीबत में फंस गई है तो हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैंने फोन बंद कर दिया। नवीता के बयान की तस्दीक हो गई। उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। वो महज दौलत और शोहरत के लालच में शांग के वरगलाने पर उसके साथ आई थी और शांग उसे कोई और काम लेना चाहता था, लेकिन पहली रात में गड़बड़ हो गई। अब सूरत हाल ये है, मैंने नवीता की तरफ देखते हुए कहा। तुम एक कत्ल की चश्मदीद गवाह हो। पुलिस को भी तुम्हारी जरूरत है और पुलिस से ज्यादा दारा और शांग को तुम्हारी जरूरत होगी। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि तुम पुलिस तक पहुंच पाओ। वो तुम्हें देखते ही गोलियों से भून डालेंगे। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम पुलिस की पनाह में चली जाओ। इन हालात में पुलिस ही तुम्हें तहफ्फुज़ फराहम कर सकती है। मैं उन्हें समझ गई हूँ। वो दरिंदे हैं, मुझे मार डालेंगे। वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे उसकी हालत पर तरस आया। मुझे उसने बताया कि वो बैंकॉक में पहली दफा आई है, या उसका कोई जानने वाला भी नहीं। ठीक है, हम सुबह तुम्हारे बारे में कोई फैसला करेंगे। मैं ये कहते हुए उठ गया। मैं और प्रसाद तय खाने में आ गए। टाइगर दीवार से टेक लगाए बैठा था। हाथ पुश्त पर बंधे होने की वजह से उसे शायद इस तरह बैठने में भी तकलीफ थी। हाँ तो मिस्टर टाइगर, मैं उसके करीब पहुंचकर बोला, क्या तुम हमारे कुछ सवालों का जवाब देना पसंद करोगे? और टाइगर ने जिस तरह जवाब दिया वो हमारे लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को था। वो किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। उसका गुंसा मेरे जबड़े पर और पैर की जोरदार ठोकर प्रसाद की पिंडली पर लगी। हम दोनों करा उठे। टाइगर ने उठकर दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन उसे दरवाजे तक पहुंचने का मौका नहीं मिल सका। मैंने और प्रसाद ने बैक वक्त उस पर छलांग लगा दी। मेरी समझ में नहीं आ सका कि टाइगर ने पुश्त पर बंधे हुए हाथ किस तरह खोले थे, लेकिन अब बहरहाल वो मेरे और प्रसाद के बीच में फुटबॉल बन गया था। उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो हमारे गुंसों और ठोकरों से महफूज रहा हो। उसकी नाक, मुंह, कान से भी खून बह निकला। प्रसाद ने तो हाथ रोक लिया था, लेकिन मेरे जुनून में कमी नहीं आई। बैंकॉक की जेर जमीन दुनिया के शहनशाह, जिसके नाम इसे लोग कामते थे, मुकम्मल तौर पर बेबस था और मेरे रहम मुकरम पर था। हम दोनों जमीन पर गिरे हुए थे। मैंने अपना बाजू उसकी गर्दन पर लपेट रखा था। वो हाथ पैर पटक रहा था। इस वक्त मुझे बकोला के अल्फाज याद आ रहे थे। सांप अपने अंदर मख्फी चीख की कुव्वत से काम लेकर मोटे ताजे पहलवान की टांग की हड्डी भी तोड़ देता है,
मैंने अपना बाजू सांप की तरह टाइगर की गर्दन पर लपेट रखा था और मेरे जिस्म की तमाम तर कुव्वत उस बाजू में सिमट आई और फिर मैंने एक जोरदार झटका दिया। कड़क की आवाज उभरी और गर्दन की हड्डी टूट गई। टाइगर बुरी तरह मचल रहा था, लेकिन मैंने उसे उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक उसका जिस्म बेहिस्सो हरकत नहीं हो गया। और जब हम लाश को घसीटते हुए तह खाने से बाहर लेकर आए तो नविता एक बार फिर खौफ की शिद्दत से थर थर कांपने लगी। ये प्रसादी की तजवीज थी कि रात ही में टाइगर की लाश को ठिकाने लगा दिया जाए। तुम फिक्र मत करो बॉस, प्रसाद ने कहा। मैं इसे इस तरह ले जाऊंगा कि अगर किसी ने देख भी लिया तो शुबा नहीं करेगा। प्रसाद टाइगर की लाश को कार में डालकर ले गया। उसकी वापसी 2 घंटों बाद हुई। सुबह तक वो मछलियों की खुराक बन चुका होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे समझने में देर न लगी कि वो टाइगर की लाश को दरिया में फेंक आया था। रात अपने आखिरी बरेले में दाखिल हो चुकी थी। मैं रह रहकर नविता के बारे में सोच रहा था। उसे पुलिस के पास भेजने का कोई फायदा नहीं था। टाइगर और दारा वगैरह के खिलाफ पुलिस के पास पहले ही से बहुत सारे सबूत मौजूद थे, लेकिन पुलिस भी शायद बेबस थी कि उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। अगर कोई कार्रवाई हुई भी थी तो छोटी मछलियां ही पकड़ी गई थी। ये मगरमच्छ हमेशा महफूज रहे थे। नविता पामीला के साथ पेश आने वाले वाकयात की चशमदीद गवाह थी। वो यही कह सकती थी कि दारा ने उसकी मौजूदगी में पामीला को ज़बह किया था, लेकिन आगे कोई कार्रवाई करना तो पुलिस का काम था और पुलिस अब तक तकरीबन बेबसी नजर आई थी। और मुझे यह भी खदशा था कि नविता को पुलिस तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। मौत उसका मुकद्दर बन चुकी थी। कुशलिया, शाईवान और अब पामीला की मिसालें मेरे सामने थी। उन्हें भी इसीलिए मौत के घाट उतार दिया गया था कि वो टाइगर और दारा के खिलाफ जबान खोलना चाहती थी। टाइगर खत्म हो चुका था। बैंकॉक ज़ेरे ज़मीन दुनिया का वो बेताज बादशाह जिसके नाम ने पूरे शहर में दहशत फैला रखी थी, उसकी मौत बिलाकर मेरे हाथों हुई। वैसे वो बहुत बुज़दिल निकला। तहखाने से भागने की मामूली सी कोशिश के सिवा उसने अपने दिफा में कुछ भी नहीं किया था। वो बिल्कुल खोखला साबित हुआ और मेरे ख्याल में ऐसे लोगों का मर जाना ही बेहतर था। उस रात नविता को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया ताकि हमारी गफलत से फायदा उठाकर भागने की कोशिश ना करे। हम रात के आखिरी पहर सोए थे और तकरीबन पूरा दिन सोते रहे थे। शाम को मैंने मास्टर रूचन को फोन किया तो ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि टाइगर की लाश आज सुबह सवेरे ही दरिया से मिल गई थी। शहर के चंद नौजवान सुबह सवेरे दरिया पर मछलियां पकड़ने गए थे। मास्टर रूचन बता रहा था टाइगर की लाश किनारे के करीब ही ज़ेरे आब झाड़ियों में फंसी हुई थी। उसकी कमीज एक नौजवान की मछलियां पकड़ने वाली कुंडी में फंस गई थी। पुलिस को इस लाश के बारे में इतला दे दी गई और जब लाश की शनाख्त हुई तो पूरे शहर में सनसनी की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते आधे से ज्यादा शहर बंद हो गया और लोगों को अंदेशा था कि टाइगर के गुर्गे शहर में तबाही मचा देंगे। टाइगर के ज़ेरे असर इलाकों में तो अब भी शदीद खौफ व हिरास है। तमाम नाइट क्लब और शराब खाने भी बंद है। चंद बड़े होटल खुले हैं जहां पुलिस का जबरदस्त पहरा है। सड़कों पर भी पुलिस गश्त कर रही है। बाद इलाकों में इक्का दुक्का छोटे हंगामे तो हुए, लेकिन कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। हैरत है, मैंने कहा। मेरा ख्याल था कि लोग टाइगर जैसे शख्स की मौत पर खुशियां मनाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे, लेकिन मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि लोग डर के मारे घरों में दुबक कर बैठ गए। टाइगर जैसा कोई आदमी मरता है तो इस किस्म का रद्द अमल होता ही है, लेकिन लोगों ने बहरहाल उसकी मौत पर सुख का सांस लिया है। बहरहाल मैं उस आदमी की हिम्मत की दाद जरूर दूंगा जिसने टाइगर की गर्दन मरोड़कर उसकी लाश दरिया में फेंक दी थी। मास्टर हुचन ने कहा। यह सादत भी तुम्हारी शागिर्द को हासिल हुई है मास्टर, मैंने कहा। क्या? मास्टर हुचन शायद उछल पड़ा। मैंने उसे गुज़िश्ता रात के वाकयात की तफसील बता दी और आखिर में कहा, वो लड़की नविता अब मेरे लिए मसला बनी हुई है। समझ में नहीं आता कि उसका क्या करूं। उसे 1-2 दिन अपने पास ही रखो, बाद में उसके लिए कुछ सोचेंगे। लेकिन मास्टर हुचन एक लम्हे को खामोश रहकर बात जारी रखते हुए कह रहा था, तुम तो हमारी तवक्कुआत से कहीं बढ़कर निकले। अब मुझे यकीन है कि दारा तुम्हारे सामने टिक नहीं सकेगा। उसे भागते ही बन पड़ेगी। वो भागने वाला नहीं है मास्टर, मैं उसकी फितरत समझ गया हूँ। वो 1-2 दिन तक अपनी चोटें सहलाएगा और फिर मुझ पर भरपूर वार करने की तैयारी करेगा और मैं उसकी तरफ से गाफिल नहीं हूँ। मैंने कहा। गुड, मास्टर हुचन बोला। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम अपना दिफा कर सकते हो, लेकिन हमें तुम्हारी फिक्र रहती है। कब मुलाकात हो रही है? बस 1-2 दिन में मास्टर, मैंने कहा और चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद फोन बंद कर दिया। दारा वगैरह के खिलाफ 1-2 कामयाबी का मतलब ये नहीं था कि मैं बहुत ताकतवर और उस पर हावी हो गया हूँ। वक्त और तजर्बात ने अगरचे मुझे जिंदा रहने के चंद गुर सिखा दिए थे, लेकिन अभी तो इस राय खार जार पर मैंने अपना सफर शुरू किया था। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना था और मुझे मास्टर हुचन और महाराज जैसे लोगों की सरपरस्ती की जरूरत थी। मैं इस वक्त भी जो कुछ था उन्हीं की बदौलत था। अगर महाराज मुझे अपनी पनाह में ना लेता तो आज मैं इस तरह खुद एतमादी से दुश्मन के सामने खड़े होने की बजाय अपनी जान बचाने के खौफ से कहीं छुपा होता। मुझे मास्टर हुचन और महाराज जैसे लोगों की जरूरत थी। उन्हें छोड़ने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसके थोड़ी देर बाद थाई वांग ने जानकी देवी को फोन किया। वो हमारे लिए बहुत परेशान थी। सुबह पहले वो खुद बंगले पर गई, फिर दिन में कई मरतबा फोन किया। थाई ने उसे भी तमाम वाकयात से आगाह किया और बताया कि हम महफूज हैं। 1-2 दिन बाद उसके बंगले पर जाएंगे। थाई ने उसे यहाँ का फोन नंबर भी दे दिया।
नविता ने हमारे लिए कोई मसला पैदा नहीं किया। वो खौफ ज़दा थी। सारी सूरत अब उसकी समझ में आ गई थी। वो जान चुकी थी कि यहाँ से बाहर निकलते ही उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस मकान की 4 दीवारी ही उसके लिए महफूज तरीन पनाहगाह थी। वो इस पनाहगाह से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, इसलिए मुझे भी अब उसकी तरफ से कोई खतरा नहीं रहा था। उस पर हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई। उसे अगरचे पूरे घर में घूमने फिरने की आज़ादी थी, लेकिन वो खुद एक कमरे तक महदूद होकर रह गई। किसी चीज की जरूरत होती तो किचन तक चली जाती। नविता पहली मरतबा बैंकॉक आई थी। उसका बाप चियांग राय में टूरिस्ट गाइड था, लेकिन अरसा पहले एक हादसे का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। उस वक्त नविता की उम्र 12 साल थी। मां ने एक वेटरेस की हैसियत से होटल में मुलाजमत की। नविता भी पढ़ाई के साथ साथ वक्ती काम करने लगी। इस दौरान में वो रक्स की तरबियत भी हासिल करती रही। श्याम थाईलैंड के रवायती रक्स के अलावा उसने हिंदुस्तानी रक्स भी सीखा, लेकिन ये महज उसका शौक था। मां की मौत के बाद वो अकेली रह गई। उसकी तालीम का सिलसिला जारी ना रह सका और उसने मुलाजमत शुरू कर दी। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर ना थी। 18 साल की उम्र तक तो बकौल उसके वो क़यामत बन गई थी, और फिर वो लिबास भी ऐसे पहनती कि उसके बदन के नशेबो फराज नुमाया हो जाते। मर्दों की हवस भरी नजरें दूर तक उसका ताक़ुब करती रहती। वो खौफजदा होने के साथ ऐसी बातों से महफूज भी होती जिनसे मर्दों के जज्बात में इश्तियाल पैदा होता हो। बाजू का तो वो जान बूझ कर भी ऐसी हरकतें करती। ऐसे मौकों पर वो अपने आप को साफ बचाए ले जाती। लेकिन एक रोज बकरी छुरी के नीचे आ ही गई। नविता को अपनी हमाकत का एहसास हो गया। इतना तो वो जानती थी कि मर्द उसके हुस्नो शबाब के शहदाई हैं। वो उसे अपने बिस्तर की जीनत तो बनाना चाहते हैं, लेकिन नविता को किसी में खुरूज की झलक नजर नहीं आई। वो सिर्फ उसके जिस्म के तलबगार थे, और नविता इस तरह मर्दों के हाथों खिलौना बनना नहीं चाहती थी। उसने रक्स को अपना वसीला रोजगार बनाने का फैसला किया, और 3 महीने पहले उसने रकासा की हैसियत से कंट्री क्लब में प्रोग्राम शुरू कर दिए। यहाँ शांग से मुलाकात हो गई और वो उसे धोखे से बैंकॉक ले आया। यहाँ कर वो ऐसी सूरत में फंस गई कि उसे निजात का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। इसी दौरान में नविता मेरे बारे में थोड़ा बहुत जान चुकी थी। उस पर मौत का खौफ तारी था, और वो जानती थी कि मैं ही उसकी कोई मदद कर सकूंगा। इसलिए वो इस कदर शराफत का सबूत दे रही थी, और उसने यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की थी। 2-3 दिन गुजर गए। नविता से बातों में इंकिशाफ हुआ कि पताया में उसकी रिश्ते की एक खाला रहती है, जो वहाँ महकमा सियाहत में टूरिस्ट गाइड है। बैंकॉक में तुम्हारी जिंदगी महफूज नहीं। चियांग राय तुम वापस नहीं जाना चाहती। मेरे ख्याल में तुम पताया चली जाओ अपनी खाला के पास। वो जगह तुम्हारे लिए महफूज रहेगी। मैंने नविता की तरफ देखते हुए कहा। जाहिर है हम उसे ज्यादा अरसे तक अपने साथ नहीं रख सकते थे। नविता बड़ी मुश्किल से आमादा हुई। वो दरअसल हमारे साथ रहने को अपने लिए महफूज समझती थी, और हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। पामीला के कत्ल के दूसरे रोज मुझे पामीला की मौत की खबर मिल गई थी। उस वाकये को 5 दिन हो चुके थे। पुलिस की सरगर्मियां अगरचे मानद पड़ गई थी, लेकिन मुझे यकीन था टाइगर और दारा के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह हमारी तलाश में पूरे शहर में फिर रहे होंगे। पताया में ये खूबसूरत साहिली शहर बैंकॉक के मशरिक में तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। गैर मुल्की सियाहों के लिए यहाँ बहुत सी दिलचस्पियां थी। मुकामी बाशिंदे भी बड़ी तादाद में इस तरफ जाते थे। हाईवे नंबर 3 से 2.5-3 घंटों का रास्ता था। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के अलावा प्राइवेट बसें और कोच भी 24 घंटे चलती रहती थी। उस रोज हम सुबह 5 बजे घर से निकले। स्टीयरिंग के सामने हस्बे मामूल प्रसाद था। उसके साथ वाली सीट पर मैं, और पीछे थाईवांग और नविता बैठी हुई थी। मछली की बस टर्मिनल तक पहुंचने के लिए पूरा शहर पार करने की जरूरत थी। हमारा प्रोग्राम ये था कि नविता को पिताया जाने वाली बस पर बिठाकर हम जानकी देवी वाले बंगले पर वापस चले जाएंगे। इस वक्त सड़कों पर ट्रैफिक बराए नाम ही था। प्रसाद को तेज रफ्तारी से कार चलाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। मुख्तलिफ सड़कों और फिर सोकम वट रोड पर होते हुए हम 6 बजे से पहले ही बस स्टेशन पहुंच गए। हर 10-15 मिनट बाद कोई ना कोई बस अड्डे से निकल रही थी। नविता खूब ज्यादा थी। मैं भी मोहताज नजरों से इधर उधर देख रहा था। नविता एक कोच पर बैठ चुकी थी। थाईवांग ने उसे कुछ रकम भी दे दी थी। हम उस वक्त तक टर्मिनल पर खड़े रहे जब तक बस हरकत में नहीं आ गई। वापसी पर हम एक्सप्रेस वे से होते हुए थिंग डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल आए और मुख्तलिफ छोटी सड़क पर होते हुए टाक्सन ब्रिज पार करके थानबोरी डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो गए। वहां से जानकी देवी वाले बंगले तक पहुंचने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। बंगले में पहुंचने के थोड़ी देर बाद थाईवांग नाश्ता तैयार करने के लिए किचन में घुस गई। नाश्ते के लिए कुछ चीजें हम रास्ते से लेते आए थे। जानकी देवी को हमने कल रात ही अपने प्रोग्राम से आगाह कर दिया था, इसलिए 9 बजे के करीब उसका फोन आ गया। तुम्हारे लिए एक अहम इतला है वैदान, जानकी देवी ने कहा।